हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फुल एक्सरसाइज करेंगे, मतलब उन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, दैट इज पेज नंबर 126 पे दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसका आंसर देंगे और आंसर को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इन चारों में कौन सा प्लांट हार्मोन है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है ऑएस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है थायरोक्सिन एंड चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। देखो, इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज रिलीज करता है, ऑएस्ट्रोजन हमारा ओवरी रिलीज करता है, थायरोक्सिन हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और साइटोकाइनिन वो हार्मोन है जो प्लांट्स रिलीज करता है, प्लांट सेल रिलीज करता है। साइटोकाइनिन का काम है सेल डिवीजन कराना। सो द आंसर इज डी, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 2, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? मान लो ये दो न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इस गैप को क्या बोलते हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इस गैप को साइनेप्सी बोलते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ए डेंड्राइट, बी एक्सॉन, सी साइनेप्सी, डी इंपल्स। सो द आंसर इज सी, साइनेप्सी। क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है किन किन चीजों के लिए? ऑप्शन ए थिंकिंग, सोचने के लिए। ऑप्शन बी रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए। सी बैलेंसिंग द बॉडी, हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए। और डी ऑल द अबव। तो हमारा जो ब्रेन है सोचने का भी काम करता है, हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है और हमारे बॉडी को बैलेंस भी करता है। सो इसका आंसर डी होगा, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, What is the function of receptors in our body? हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? Think of situation, एक ऐसा सिचुएशन के बारे में सोचो where receptors do not work properly, जिस वक्त रिसेप्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। What problem are likely to arise? तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स का क्या काम होता है और अगर कोई रिसेप्टर ठीक से काम ना करे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह का एक एग्जाम्पल देने बोल रहा है। देखो, हमारे बॉडी में 5 तरह का रिसेप्टर्स होता है, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन रिसेप्टर्स का काम है हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करना। जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हमारे नोज में है उसका काम है स्मेल को डिटेक्ट करना। चलो इसके आंसर को पढ़ते हैं और समझते हैं। रिसेप्टर्स detect information about changes in the environment around us। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होता है उसको डिटेक्ट करने का काम रिसेप्टर करता है एंड पास द इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। और उस इंफॉर्मेशन को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड गिव रिस्पॉन्स। अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। देखो बहुत सिंपल है, हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स का काम है इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे टंग में जो गस्टेटरी रिसेप्टर है उसका काम है टेस्ट को डिटेक्ट करना। मान लो कि मैं एक मीठा खाई तो मेरे टंग का गस्टेटरी रिसेप्टर उस मिठाई के टेस्ट को डिटेक्ट करेगा और उस टेस्ट के इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजेगा एज नर्व इम्पल्स। अब हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें बताएगा कि मैंने जो खाया है उसका टेस्ट मीठा है। मतलब मेरा ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा और मुझे बताएगा कि मैंने जो खाया है उसका टेस्ट मीठा है। सो रिसेप्टर का काम है इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना, उसको ब्रेन तक भेजना और ब्रेन फिर उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड करता है, बताता है हम लोगों को।
अगर हमारे बॉडी का कोई भी रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि हम इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कान में क्या होता है, फोनो रिसेप्टर होता है, अगर हमारा फोनो रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, अगर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करेगा तो हम किसी भी चीज को सूंघ नहीं पाएंगे। इसीलिए if these receptors are damaged then information could not be detected। अगर ये receptors खराब हो जाए तो हम information को detect नहीं कर पाएंगे। For example, we cannot taste food if gustatory receptor do not work properly। हम किसी भी फूड को टेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करेगा। तो आसान है, क्वेश्चन आंसर दोनों समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करो। देखो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट होता है और न्यूरॉन बना हुआ है डेंड्राइट से, सेल बॉडी से, एक्सॉन से एंड नर्व एंडिंग से। देखो ये है न्यूरॉन का डायग्राम, इस पार्ट को सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से बहुत सारा एक्सटेंशंस निकला हुआ है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। बीच में, सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है और सेल बॉडी से एक लंबा एक्सटेंशन निकला हुआ है जिसको कि हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ये एक्सॉन एंड में जाकर ब्रांच्ड हो जाता है और इस पार्ट को हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं। कभी कभी एक्सॉन के ऊपर प्रोटेक्टेड कवरिंग होता है जिसको कि हम लोग माइलिनेटेड शीथ कहते हैं। ये हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो डेंड्राइट है ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में रिसीव करता है। द इम्पल्स देन ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है एंड फर्दर along axon to its end। एक्सॉन से होते हुए एंड तक पहुंच जाता है इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एट द एंड ऑफ एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लीड द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। और यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाता है। These chemicals cross synapse and reach the next neuron। और ये केमिकल्स साइनेप्सी को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। ये यहाँ पे देखो, यहां से केमिकल्स रिलीज हुआ और ये केमिकल दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच गया, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंच गया, फिर दूसरे न्यूरॉन्स को ये इंफॉर्मेशन दे देता है एज नर्व इम्पल्स। मतलब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में शिफ्ट होता रहता है और इस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। Thus, the main function of neuron is to conduct information via electrical impulse from one part of the body to another। That is, न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना। न्यूरॉन के डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझ लिए और इसके फंक्शन को भी हम लोग अच्छे से समझ लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म ऑकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। लाइट की वजह से प्लांट पार्ट्स का बढ़ना, प्लांट पार्ट्स का मूव होना ही फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। देखो, movement of shoot towards the light is example of positive phototropism। शूट जो है वो लाइट की तरफ मूव करता है, इसीलिए शूट का ग्रोथ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। लेकिन मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। रूट मिट्टी के नीचे अंधेरे में ग्रो करता है। दैट मीन्स रूट का जो ग्रोथ होता है, रूट का जो मूवमेंट होता है वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए रूट का मूवमेंट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। अब आगे लिखेंगे कि शूट में फोटोट्रोपिज्म होता कैसे है। देखो, व्हेन टिप ऑफ शूट रिसीव सनलाइट ऑक्सिन इज सिक्रेटेड। यहाँ पे सनलाइट छूट गया है, यहाँ सनलाइट लिखना है, ओके,
sunlight. When tip of shoot receive sunlight, ऑक्सिन is secreted. शूट के टिप को जब सनलाइट मिलता है तो वो ऑक्सिन रिलीज करता है. ये है प्लांट शूट और ये है उसका टिप. इस टिप पे जब सनलाइट पड़ेगा तो टिप पे ऑक्सिन सिक्रीट करेगा. ये जो यहाँ पे मैंने टिप बनाया है और यहाँ पे टिप का जो सेल है वो क्या सिक्रीट करेगा? ऑक्सिन सिक्रीट करेगा. किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से. नाउ दिस ऑक्सिन डिफ्यूज टूवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ शूट एंड प्रमोट्स सेल इलोंगेशन देयर. ये जो ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज शेडी साइड में मूव कर जाता है और उस ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल को इलोंगेट करता है. Therefore, the stem appears to bend towards the source of light. इसी की वजह से स्टेम लाइट की तरफ बेंड हो जाता है. देखो बहुत सिंपल है. टिप पे जिस तरफ लाइट है उस तरफ ऑक्सिन रिलीज हुआ और ये ऑक्सिन पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया और पीछे की तरफ जो सेल है उसको इलोंगेट कर दिया, जिसकी वजह से टिप लाइट के डायरेक्शन में मूव हो गया. इस तरह से स्टेम लाइट के डायरेक्शन में बेंड होता है एंड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Which signals will get disrupted in case of spinal cord injury? अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, तो वो कौन कौन सा सिग्नल है जो डिसरप्ट होगा? वो कौन कौन सा सिग्नल है जिसमें रुकावट आएगा? देखो, रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन दैट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दैट इज सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में आता है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन में जाता है. इसीलिए अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होता है तो रिसेप्टर्स से जो सिग्नल जाएगा वो डिसरप्ट हो जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जो सिग्नल जाएगा वो डिसरप्ट हो जाएगा और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो सिग्नल का आना जाना होता है वो डिसरप्ट हो जाएगा. साथ ही साथ हमारा स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करता है रिफ्लेक्स एक्शन में. रिफ्लेक्स एक्शन में जो सिग्नल्स का आना जाना होता है वो डिसरप्ट हो जाएगा. सो द आंसर इज in case of spinal cord injury following signals will get disrupted. अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी होता है तो ये सिग्नल्स डिसरप्ट हो जाएगा. पहला है सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सिग्नल्स सेंट टू इफेक्टर. रिसेप्टर से जाने वाला सिग्नल्स एंड इफेक्टर को जाने वाला सिग्नल. दूसरा है सिग्नल्स पासिंग बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पास होने वाला सिग्नल. और तीसरा है सिग्नल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में जो सिग्नल का आना जाना होता है वो डिसरप्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट्स? प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? एंड द आंसर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट्स with the help of plant hormone. प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट हार्मोन की वजह से होता है, सिक्रीटेड बाय प्लांट सेल. और ये प्लांट हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? प्लांट सेल सिक्रीट करता है. प्लांट हार्मोन आर द केमिकल कंपाउंड which regulate growth and development in the plant. प्लांट हार्मोन होता क्या है? प्लांट हार्मोन केमिकल कंपाउंड्स होता है जो प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है. प्लांट सिक्रीट फॉलोइंग हार्मोन्स. प्लांट फॉलोइंग हार्मोन सिक्रीट करता है. पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड. ऑक्सिन हेल्प इन सेल इलोंगेशन. ऑक्सिन का काम है सेल को इलोंगेट करना, सेल को लंबा करना. जिब्रेलिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम. जिब्रेलिन का काम है स्टेम को लंबा करना, स्टेम को ग्रो कराना. और साइटोकाइनिन का काम है सेल डिवीजन कराना. एब्सिसिक एसिड इनहिबिट प्लांट ग्रोथ और एब्सिसिक एसिड का काम है ग्रोथ को इनहिबिट करना, प्लांट के ग्रोथ को रोकना. इनहिबिट करना मतलब रोकना. सो क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 क्लियर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 9.
What is the need for a system of control and coordination in an organism? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्यों चाहिए? एंड द आंसर इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक ही होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। एज फॉर एग्जाम्पल, रोटी को देखकर कुत्ते का दौड़ना, रोटी हो गया स्टिमुलस और कुत्ते का दौड़ना हो गया रिस्पॉन्स। टीचर को क्लास में देख करके स्टूडेंट्स का खड़े हो जाना और उनको गुड मॉर्निंग बोलना, तो टीचर का दिखाई देना हो गया स्टिमुलस और स्टूडेंट का खड़ा होना हो गया रिस्पॉन्स। सो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक ही होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस have different organ system performing different functions, और हमारे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। आगे देखते हैं। फॉर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इट इज नेसेसरी दैट ऑल ऑर्गन वर्क टुगेदर इन अ कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए, एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के लिए ये जरूरी है कि हर एक ऑर्गन कंट्रोल्ड वे में एंड कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो उसका आईज और उसका लेग्स एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा, वो भी कंट्रोल्ड वे में कोऑर्डिनेट करेगा, तभी वो बच्चा अच्छे से फुटबॉल खेल सकेगा। सो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का होना जरूरी है। हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में दो सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। Thus we need endocrine system and nervous system which control and coordinate our different organs। समझ में आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसलिए चाहिए ये सिस्टम ताकि वो अपने सभी ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट कर सके इन अ कंट्रोल्ड मैनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन एक दूसरे से किस तरह अलग हैं? मतलब इन दोनों एक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये बताना है। देखो, इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शन होता है जो अपने आप होता है। इन एक्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल, बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारे दिल का धड़कना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब खाना खाने के बाद हमारे फूड पाइप में एक तरह का मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। उस मूवमेंट की वजह से फूड पाइप से स्टमक तक जाता है और आगे भी हमारे एलिमेंट्री कनाल में पेरिस्टालसिस होता है जिसकी वजह से फूड आगे बढ़ता जाता है। तो ये मूवमेंट अपने आप होता है। रिफ्लेक्स एक्शन भी अपने आप होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तुरंत उसको छोड़ देते हैं ताकि हमारा हाथ ना जल जाए। देखो, ये दोनों एक्शन ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंसेस है। इन डिफरेंसेस को अभी हम लोग देखते हैं। पहला डिफरेंस है, इट इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ हिंड ब्रेन। इनवॉलंटरी एक्शंस जो होता है उसको हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, वहीं रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है। दूसरा डिफरेंस है, इट इज नॉट एज क्विक एज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत क्विक होता है, इट इज वेरी क्विक, वहीं इनवॉलंटरी एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन की तुलना में थोड़ा स्लो होता है। थर्ड डिफरेंस है, it is concerned with the functioning of internal body part। मतलब इनवॉलंटरी एक्शन हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन के फंक्शन से रिलेटेड है। एज फॉर एग्जाम्पल, हमारा हार्ट का फंक्शन, हमारा लंग्स का फंक्शन, हमारे एलिमेंट्री कनाल का फंक्शन, ये फंक्शन भी ऑटोमेटिक होता है और ये इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाता है। ऑन द अदर हैंड,
रिफ्लेक्स एक्शन इज कंसर्न्ड विद इमरजेंसी। रिफ्लेक्स एक्शन इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में बचाता है, हार्मफुल सिचुएशन से बचाता है। जैसे ही हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, हम छोड़ देते हैं, अगर उसको हम ना छोड़े तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा, हम पूरे के पूरे जल सकते हैं। सो इनवॉलेंट्री एक्शन इंटरनल बॉडी पार्ट के फंक्शन से रिलेटेड है एंड रिफ्लेक्स एक्शन हार्मफुल इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड है। चौथा डिफरेंसेस, इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑकर इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुली। इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है वो इंटरनल स्टिमुली की वजह से होता है, वहीं दूसरी तरफ इट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल हार्मफुल स्टिमुली। देखो, इनवॉलेंट्री एक्शन में स्टिमुली बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में स्टिमुली बॉडी के बाहर होता है और जो स्टिमुली होता है वो हार्मफुल होता है। गरम बर्तन जो है वो हार्मफुल स्टिमुली है। फिफ्थ डिफरेंस है इसका एग्जाम्पल। इनवॉलेंट्री एक्शंस का एग्जाम्पल है बीटिंग ऑफ हार्ट, पेरिस्टालसिस। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है रिमूवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। मतलब हम लोगों को हार्मोनल मैकेनिज्म एंड नर्वस मैकेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये पूछ रहा है। एंड द आंसर इज हार्मोनल मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ नर्वस मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम नर्वस मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। दूसरा डिफरेंस है एंडोक्राइन सिस्टम स्लो होता है यूजुअली, वही नर्वस सिस्टम फास्ट होता है, रैपिड होता है। थर्ड डिफरेंस है हार्मोनल मैकेनिज्म इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ हार्मोन थ्रू ब्लड। On the other hand, nervous mechanism involve transmission of electrical impulse through nerves। मतलब हार्मोनल मैकेनिज्म में हार्मोन्स मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह ब्लड के थ्रू, वहीं नर्वस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रिकल इंपल्स मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह इस नर्व्स के थ्रू। नर्व के जरिए नर्वस इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूव करता है, फ्लो करता है। व्हाट इज नर्व? नर्व इज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बहुत सारे न्यूरॉन के एक बंडल को हम नर्व कहते हैं। चौथा डिफरेंस, हार्मोनल मैकेनिज्म अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स whereas nervous mechanism affect only particular muscles and glands। फोर्थ पॉइंट को समझाती हूँ। हार्मोनल मैकेनिज्म में एक हार्मोन बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक पार्ट को इफेक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ एक नर्व इम्पल्स हमारे बॉडी के पर्टिकुलर ग्लैंड को या फिर पर्टिकुलर मसल को ही इफेक्ट करता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गोलगप्पा देखती हूँ तो मेरा सैलिवरी ग्लैंड ही इफेक्टेड होगा और सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा मेरे मुंह के अंदर। मेरे टीयर ग्लैंड से टीयर्स नहीं निकलेगा, मेरा पैंक्रियाटिक ग्लैंड से इंसुलिन नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा सैलिवरी ग्लैंड ही अफेक्टेड होगा अगर मैं गोलगप्पा देखती हूँ तो। फिफ्थ डिफरेंस, हार्मोन का इफेक्ट थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है, लेकिन नर्व इम्पल्स का इफेक्ट जनरली थोड़े समय के लिए ही होता है। सिक्स्थ डिफरेंस, हार्मोनल मैकेनिज्म हमेशा इनवॉलेंट्री होता है। ये मैकेनिज्म हमेशा अपने आप होता है, इस मैकेनिज्म पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ नर्वस मैकेनिज्म वॉलेंट्री भी हो सकता है, मतलब इस पे हमारा कंट्रोल हो भी सकता है, और इनवॉलेंट्री भी होता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं भी होता है। सेवेंथ डिफरेंस, हार्मोनल मैकेनिज्म कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हार्मोनल मैकेनिज्म हमारे बॉडी के ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, वहीं दूसरी तरफ नर्वस मैकेनिज्म हैज लिटिल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जनरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत कम पार्टिसिपेट करता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर।
अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, तो भी आंसर यही होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन 12, what is the difference between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and the movement in our leg? हमारे लेग में जो मूवमेंट होता है वो सेंसिटिव प्लांट के मूवमेंट से अलग कैसे है? सेंसिटिव प्लांट किसको बोलते हैं? छुई मुई के पौधे को सेंसिटिव प्लांट कहते हैं। जैसे हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं उसका पत्ता बंद हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट है और हमारे लेग का जो मूवमेंट है ये अलग कैसे है? देखो, हमारे लेग का जो मूवमेंट होता है ये वॉलंटरी एक्शन होता है और इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन छुई मुई का पत्ते का जो मूवमेंट होता है ये टच की वजह से होता है और ये जो एक्शन है ये इनवॉलंटरी है। इस एक्शन पे प्लांट का कोई कंट्रोल नहीं होता। सो पहला डिफरेंस हो गया, इट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली लाइक टच, दिस मूवमेंट इज इनवॉलंटरी। ये टच की वजह से होता है और इस मूवमेंट पे प्लांट का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए इसको इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। और लेग का मूवमेंट जो है वो वॉलंटरी होता है, यहाँ पे इन नहीं होगा, ये मूवमेंट वॉलंटरी मूवमेंट होता है और ये कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। नाउ सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट सेल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। और ये प्लांट सेल का शेप क्यों चेंज हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि उसमें पानी का अमाउंट चेंज हो जाता है। पानी का अमाउंट चेंज होने को टर्गर चेंज भी कहते हैं। देखो, जब प्लांट सेल में पानी ज्यादा हो जाता है तो सेल फूल जाता है और जो लीफ है वो खड़ा खड़ा रहता है। लेकिन जब प्लांट सेल से पानी निकल जाता है तो जो लीफ है वो बंद हो जाता है। मतलब प्लांट सेल में पानी का अमाउंट चेंज हुआ, इसकी वजह से प्लांट सेल का शेप चेंज हुआ और इसकी वजह से मूवमेंट हुआ। दूसरी तरफ हमारे लेग में मूवमेंट तब होता है जब लेग में पाए जाने वाले मसल सेल्स का शेप चेंज होता है। और मसल सेल्स का शेप कैसे चेंज होता है? तो मसल में स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है। जब इस प्रोटीन में चेंजेस होता है तब मसल शेप में चेंज होता है और मसल सेल्स के शेप में चेंज होता है तो लेग मूव करता है। सो सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट होता है वाटर के अमाउंट की वजह से एंड मसल्स में मूवमेंट होता है प्रोटीन में चेंजेस की वजह से। सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट केमिकल कंट्रोल के अंडर आता है एंड मसल का मूवमेंट नर्वस कंट्रोल के अंडर आता है। यहाँ कंप्लीट होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फुल एक्सरसाइज और इसके साथ ही ये क्लास भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।